नमस्कार। कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 9th स्टैंडर्ड का मराठी का लेसन करेंगे। लेसन का नाम है शब्दांचा खेळ। प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तुत उतारा माझी जीवन कहाणी हेलन केलर, अनुवाद माधव कर्वे या पुस्तकातून घेतला आहे। अपंगत्वामुळे भाषा शिक्षणात येणारे अडथळे व हे अडथळे दूर करण्यासाठी त्यांनी व त्यांच्या शिक्षिकेने केलेले प्रयत्न याचे वर्णन प्रस्तुत पाठात केले आहे। शब्दांचा खेल, शब्दों का खेल कैसे होता है ये बताया है। किसने हमें बताया है? हेलन केलर ने। हेलन केलर ने खुद ने अपनी आत्मकथा लिखी है, द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, माझी जीवन कहानी। तो इसका जो अनुवाद है, इसका जो भाषांतर है वो किसने किया है? माधव कर्वे जी ने किया है। तो ये कैसी थी? अपंग थी, मतलब हैंडीकैप थी ये। वो खुद कैसी थी? दिव्यांग थी। दिव्यांग होने की वजह से उसको जो भाषा सीखनी थी, जो शिक्षण लेना था, उसके अंदर उसको बहुत अडथळे मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत डिफ़िकल्टी आई थी। ये अडथळे दूर करण्यासाठी, ये जो उसको प्रॉब्लम्स आई थी वो प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए कौन थी? उसकी एक शिक्षिका थी। उस टीचर ने बहुत सारे प्रयत्न किए थे। तो ये जो भी प्रयत्न उसकी टीचर ने किए हैं, ये सारी बात ये यहाँ पर हमें पाठ के द्वारा बताई गई है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लेसन। माझ्या आठवणीतल्या आयुष्यातला सगळ्या महत्त्वाचा दिवस म्हणजे माझ्या बाई ॲनी मेल्सफील्ड सुल्विन मला शिकवायला आल्या तो दिवस। यहाँ पर हमें जो लेखिका है वो कहती है कि माझ्या आठवणीतल्या, जब मेरे जीवन का मैं नहीं भूल सकती ऐसा दिन, तो ऐसा दिन कौन सा दिन था? जिस दिन उसकी टीचर, उसकी जो शिक्षिका थी वो उसको सिखाने के लिए आई थी। तो वो उसके लिए अपने जीवन का बहुत बड़ा महत्व का दिन था, ऐसा हमें कहती है। परस्पर विरोधी आयुष्य कशी एकत्र येतात याचं मला नवल वाटलं। 3 मार्च 1887, मला 8वं वर्ष लागायला 3 महिने बाकी होते। त्या दिवशी दुपारी मी पॉर्चमध्ये उभी होते शांत। लेखिका में कहती है कि दोन अगदी परस्पर विरोधी आयुष्य कशी एकत्र येतात, मतलब दो व्यक्ति का जीवन, अलग अलग जीवन कैसे साथ में आता है। लेखिका को क्या लगता है? ये बहुत आश्चर्यजनक लगता है। 3 मार्च 1887 में मला 8वां वर्ष लागायला, मतलब उसको 8 साल कंप्लीट होने में अभी 3 महीने बाकी थे। त्या दिवशी दुपारी मी पॉर्चमध्ये, तो वो शांत खड़ी थी वहाँ पर, कशाच्या तरी अपेक्षित, कोई उसके मन में कोई इच्छा थी, वो इच्छा के साथ वहाँ पर खड़ी थी। आईच्या खाणाखुणा आणि घरातल्या लगबगीवरून आज काहीतरी वेगळं घडणार याचा मला साधारण अंदाज आला। म्हणून मी दारापाशी जाऊन पायऱ्यांवर वाट पाहत राहिले। आईच्या खाणाखुणा मतलब आई कुछ तो भी इशारा कर रही थी और घाई में थी, लगबगी मतलब वो कुछ घाई गड़बड़ में थी वो। तो उसको लगता है कि आज कुछ चेंज होने वाला है, आज कुछ अलग होने वाला है। इसके लिए वो दारापाशी मतलब दरवाजे के पास ही खड़ी थी और वो राह देख रही थी। अचानक पोर्च झाकून टाकणाऱ्या हनीसकल वेलीच्या जाड्यामधून ऊन वाट काढत आलं आणि माझ्या उंचावलेल्या चेहऱ्यावर पसरलं। नकळत माझी बोटं बाजूच्या सवयीच्या पानावरून आणि वसंत ऋतूच्या स्वागत करायला उमल्याव्यात तशा कड्यावरून फिरली। भविष्यात माझ्यासाठी काय चमत्कार लिहून ठेवलाय याची काहीही मला कल्पना नव्हती। देखो बच्चों, यहाँ पर कहती है कि अचानक पोर्च झाकून टाकणाऱ्या हनीसकल वेली, वेली मतलब क्रीपर, और कौन सी क्रीपर थी? तो हनीसकल की क्रीपर थी। तो वो कहाँ पर थी? पोर्च, जो उसका गेट था, जहाँ मंडप था घर के पास, तो वहाँ पर ये हनीसकल वेल थी और वहाँ से उसकी जो जाली में से उसको थोड़ा थोड़ा धीरा धीरा सा ऊन आ रहा था आणि माझा चेहरा उंचावलेल्या चेहऱ्यावर पसरला। तो जो धूप थी वो धूप उसके चेहरे पर आ रही। नकळत माझी बोटं बाजूच्या सवयीच्या पानावरून, हनीसकल वेल की जो पत्ते थे क्रीपर के, वहाँ वो अपने आदत के हिसाब से उन पत्तों के ऊपर वो अपने हाथ घुमा रही थी, अपने फिंगर घुमा रही थी। वसंत ऋतूचा स्वागत करायलाच उमलाव्यात, ऐसा लगता था कि जो ये कली है, ये कली वसंत ऋतू का स्वागत कर रही है, वैसा उसको लग रहा था। भविष्यात माझ्यासाठी काय चमत्कार लिहून ठेवलायत याची काही मला कल्पना नव्हती। उसको ये नहीं पता था कि मेरी लाइफ में आगे कुछ चमत्कार होने वाला है। त्याआधी काही आठवणी रागानं आणि कडवटपणानं मन इतकं व्यग्र झालं होतं
की त्या स्वतःशी चाललेल्या सततच्या झगड्यानं मी अगदी थकून गेले होते. लेखिका हमें कहती है कि त्याआधी काही आठवणें रागाने आणि कडवटपणाने, रागाने मतलब बहुत क्रोध से, उसकी जो यादें थी वो कैसी थी, बहुत कड़ू यादें थी. तो इसकी वजह से उसका मन कैसा हो गया है, बहुत व्यग्र हो गया है, बहुत व्यस्त हो गया है की स्वतःशी खुद से चाललेल्या सततच्या झगड्याशी मी अगदी थकून गेले होते. खुद से ही खुद की लड़ाई थी. हेलन केलर थी वो कैसी थी, उसको दिखता नहीं था, उसको सुनने को भी नहीं आता था और वो बोल भी नहीं पाती थी. इसके लिए वो अपने आप से ही ऑलवेज झगड़ा करती थी. अपने आप से ही वो परेशान थी. दाट दुःख असताना तुम्ही कधी समुद्रावर गेलायत? अशा वेळी वाटतं सहज स्पर्श करता येईल अशा पांढऱ्या अंधारानं आपल्याला वेधलंय आणि तशा धुक्यातून जहाज वाटत काढत किनाऱ्याच्या दिशेनं येत असत. किनारा गाठेपर्यंत ताण असतो, छाती धडधड असते, वाटतंय आता काय होणार. शिक्षणाला सुरुवात होण्याआधी माझी अवस्था त्या धुक्यात सापडलेल्या जहाजासारखी होती. फरक इतकाच की माझ्याकडं होकायंत्र वगैरे काहीच नव्हतं आणि बंदर किती जवळ आलंय तेही कळायला काही मार्ग नव्हतं. ये क्या कहना चाहती है? ये हमें कहना चाहती है कि आप कभी समुद्र किनारे गए हैं क्या? अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर पांड्रा अंधारा मतलब पूरा जब फॉग होता है तभी हमें कुछ दिखाई नहीं देता है. क्यों? क्योंकि सारा फॉग हुआ है वहाँ पर. तो इसके लिए कहती है कि उनके पास तो एक होका यंत्र होता है कि जिसकी वजह से उनको पता चलता है कि हमें कौन सी दिशा में जाना है, कौन से किनारे पर. बंदर मतलब किनारा. कहती है कि मेरे जीवन में ऐसा कोई होका यंत्र नहीं है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसे मुझे पता चले की मेरी लाईफ कहाँ जा रही. प्रकाश प्रकाश हवाय मला, असं माझ्या आत्म्याचा निशब्द आक्रंद चालायचा. उसके जीवन में अंधेरा हो गया था, वो बहुत शांत हो गई थी, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था. उसी टाइम पे नेमक्या त्याच हव्याशी मतलब उसी टाइम पे उसके जीवन में टीचर आती है और उस टीचर की वजह से उसके जीवन में उजियाला हो गया था. ठीक है बच्चों. माझ्याजवळ कुणीतरी येत असं मला जाणवलं. आईच आहे असं समजून मी हात पुढे केला तर दुसराच कोणीतरी माझा हातात घेतला आणि मला उचलून कडेवर घेतलं. ह्याच माझ्या बाई ॲनी सुल्विन. त्या मला शिकवायला आल्या होत्या. त्यापेक्षा जास्त माझ्यावर मायेची पाखर घालायला. जैसे वो बाहर खड़ी थी तो उसको लगा कि कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है तो वो मेरी मॉमी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होते हुए वो उसकी जो टीचर थी वो टीचर आई थी. वो हमें बता रही है कि वो जो टीचर आई थी वो मुझे सिखाने के लिए नहीं, मुझसे प्रेम करने के लिए आई थी. आगे पढ़ते हैं. दुसऱ्या दिवशी सकाळीच बाई मला आपल्या खोलीत घेऊन गेल्या. त्यांनी मला एक बाहुली दिली. पार्किन्स इन्स्टिट्यूशनमधलं अंध मुलांनी माझ्यासाठी ही भेट पाठवली होती. बाहुली लारा ब्रिजमननं सजवली होती. अर्थात हे सगळं मला कालांतरानं कळलं. थोडा वेळ मी या बाहुलीशी खेळल्यावर बाईंनी बोटांनी हळूच माझ्या हातावर अक्षर जुळवली. दूसरे दिन सुबह जो टीचर आई थी वो टीचर उसके रूम में आती है और उसको एक बाहुली दे देती है. और बाहुली किसने बनाई थी? जो बाहुली थी वो बाहुली पार्किन्स इंस्टीट्यूशन की होती. जो अंधे बच्चे थे वो अंधे बच्चों ने उसको ये बाहुली गिफ्ट की थी. और किसने उसको सजाया था? तो लारा ब्रिजमनन ने. ये सारी बातें हेलन केलर को बाद में पता चलती है. थोडा वेळ मी या बाहुलीशी खेळल्यावर बाईनी बोटाने हळूच माझ्या हातावर अक्षर जुळवली. थोड़ी देर टीचर ने डॉल के साथ खेलने के लिए दिया हेलन केलर को. और बाद में क्या करती है टीचर, उसके जो बोट, उसकी जो फिंगर्स थी उन फिंगरों से उसके ऊपर हाथ लगाने के लिए कहा. डॉल हा बोटांचा खेळ मला फार आवडला. मीही बाईप्रमाणे बोटं फिरवू लागली. शेवटी जेव्हा एकदा मी ती अक्षर बरोबर काढली तेव्हा बालसुलभ आनंद आणि अभिमानानं मन फुलून आले होते. डॉल से उसको खेलना अच्छा लगा. उसका मन भी खुश हो गया था. धावतच जिना उतरून मी आईपाशी गेले. तिच्यासमोर हात धरून त्याच्यावर पुन्हा एकदा मगाचीच अक्षर बोटांनी जुळवून लिहिली. मी एक शब्द जुळवत होते. हे काही मला त्यावेळी माहीत नव्हतं. किंबहुना शब्द म्हणून काय असतं हे तरी मला कुठे ठाऊक होतं. मी फक्त बोटांनी बाईचा अनुकरण करत होते. कि मुझे कहाँ कुछ पता था कि शब्द होते हैं. मैं क्या कर रही थी, सिर्फ जो टीचर कर रही थी मैं वही कर रही थी. नंतरच्या दिवसात मी ह्याच पद्धतीनं पिन, हॅट, कप असे कितीतरी शब्द
आणि बसणं, उभं राहणं, चालणं अशी थोडी क्रियापदेही शिकले. बरेच दिवस बाईंबरोबर राहून राहून प्रत्येक वस्तूला काहीतरी नाव असतं हे माझ्या लक्षात आलं. हेलन केलर को पता चलता है थोड़े दिन के बाद में कि हर एक वस्तु को, इस जगत में जो भी चीज़ें हैं सबका कुछ न कुछ नाम होता है. वो पेन, हेड, कप ऐसे शब्द सीखने लगी और क्रियापद भी उसको थोडे थोडे पता लगने लगे. एक दिवस मी माझ्या नव्या बाहुलीशी खेळत असतानाच बाईंनी माझी जुनी चिंध्या झालेली बाहुली माझ्या मांडीवर ठेवून पुन्हा हातावर लिहिलं. DOLL म्हणजे डॉल. दोन्ही बाहुल्यांना शब्द एकच. एक दिन वो अपनी नई डॉल के साथ खेल रही थी, तो उसकी जो टीचर थी, टीचर ने क्या किया, उसकी जो पुरानी डॉल थी, वो पुरानी डॉल के सारे हाथ पांव सब इधर उधर बिखरे हुए थे, वो भी उसकी गोदी में रख दिया और उसको ये फिंगर आउट करके बताया उसको कि इसको भी हम DOLL डॉल कहते हैं. तो उसको बहुत आश्चर्य हो गया कि अरे इसको भी डॉल कहते हैं, इसको भी डॉल कहते हैं, दोनों का सेम कैसे हो सकता है ना. त्याआधी MUG मग आणि WATER म्हणजे वॉटर तर मी हट्टानं म्हणायची, म्हणजे खाणाखुणा करतच नाही. माझा हा गोंधळ बघून त्यांचा हिरमूड झाला आणि त्यांनी तो विषय तेवढ्यावरच ठेवला. जैसे ही पुरानी नई डॉल उसके साथ में आई तो वो खाना खुणा करने लगी. खुणा म्हणजे इशारा करून. उसको बोलने को तो आता नहीं था, इसके लिए वो इशारा करके वो कहती थी. फ्यूज हो गई थी कि पुरानी और नई दोनों का एक ही नाम है. आणि त्याने तो विषय तेवढ्यावरच ठेवला और उसको वहाँ पर ही छोड़ दिया. उसने सोचा अभी मैं इसको बाद में सिखाऊंगी ना. कधीतरी तानमान बघून हे शब्द शिकवावेत असं त्यांनी ठरवलं असावं. आता पुन्हा बाहुलीवरून त्यांचं शिकवणं सुरू झालं होतं. त्याच्या ते पुन्हा पुन्हा सांगणं सहन न होऊन मी माझी नवी बाहुली हिसकावून जमिनीवर आपटली. बाहुलीचे तुकडे होऊन माझ्या पायांशी पडलेले मला जाणवल्यावर मला उकड्या फुटू लागल्या. वाटलं बरं झालं, एकदाची पीडाच गेली. आगे कहती है त्यांचे पुन्हा पुन्हा जो टीचर थी वो बार बार बाउली के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी, बाउली के बारे में समझा रही थी. तो हेलन केलर को अच्छा नहीं लग रहा था. उसने क्या किया, जो बाउली थी उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और यहाँ वहाँ उसने फेंक दिया. मला उकड्या फुटू लागल्या, मतलब उसको गुस्सा आने लगा और वो कहती है अच्छा हुआ एक बार की मेरी पीड़ा चली गई. थैथयाट करूनही ना खंत ना खेद असाच माझा आविर्भार्य होता. ती बाहुली माझी नावडती होती ना. वो कह रही है एकदाची माझी पीडाच गेली, मतलब मेरा टेंशन दूर हो गया. एवढा थैथयाट करून, मतलब जिसने इतना सारा बहुत ड्रामा किया, उसने डॉल को फेंक दिया, वो सारा ड्रामा किया, फिर भी उसको कुछ दुख नहीं लग रहा था. खंत मतलब उसको कुछ फीलिंग नहीं हो रहा था कि मैंने ऐसे गलत किया वैसे. ती बाहुली माझी नावडती होती ना. माझ्या निश्चल अंधाऱ्या जगात हळव्या हळूवार भावना कुठून उगवणार. वो कहती है मुझे बहुत पसंद थी वो बाहुली, फिर भी उसने वो बाहुली को फेंक दिया था. तो कहती है कि अरे मेरे जीवन में तो अंधेरा है, मैं तो देख नहीं सकती हूँ, तो मेरी भावना कहाँ से आएगी, मेरे फीलिंग्स कहाँ से मुझे आएंगे. बाईने मात्र बाहुलीचे ते तुकडे झाकून शेकोटी जवळच एका बाजूला लोटले. टीचर ने उस डॉल के टुकड़े टुकड़े को रख दिया. माझी डोकेदुखी गेल्यानं मला हायसं वाटलं. उसको बहुत अच्छा लग रहा था. बाईने माझी हेट माझ्या हातात ठेवल्यावर मी ओळखलं आता बाहेर छान उबदार उन्हात जायचं. अभी उसको अच्छा लग रहा. बाई ने उसके सर पर हैट रख दिया तो उसको पता चला कि मेरे सर पर कैप रख दिया है तो मतलब इसका अर्थ है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं. तो जैसे वो बाहर निकलती है छान उबदार उन्हात जायचं. वो खुश हो रही थी कि बाहर अभी धूप होगी, धूप में हम घूमने के लिए जा रहे हैं. ह्या विचाराने मी पुन्हा आनंदात टुणटुण उड्या मारू लागला. जैसे उसको पता चलता है कि हम बाहर जा रहे हैं तो खुशी के मारे वो उछल रही है. विहिरीपाशी आलो. इथंही हनीसकल वेलीच्या झाड्या होत्या. त्यांच्या फुलांचा सुगंध दडवत होता. कोणीतरी विहिरीतून पाणी काढत होता. त्या पाण्याच्या धीरेत बाईने माझा हात धरून ठेवले. जो पानी निकाल रहे थे उनके बीच टीचर ने क्या किया, उसका हाथ पानी के बीच में रख दिया. एका हातावरून अजून थंडगार पाण्याचे ओधळ वाहत असतानाच बाईनी त्याच हातावर बोटाने शब्द लिहिला WATER. आधी सावकाश मग जरजर. वेल में से जो निकाल रहे थे वो ठंडा पानी उसके हाथ में डाल दिया.
और बाई ने त्याच हाथावर और जैसे पानी डाला और उसके साथ साथ धीरे से लिखा WATER और बाद में उसको जर्जर बाद में फटाफट लिखा वॉटर. उभी राहिले. माझं सगळं लक्ष बाईच्या बोटांच्या हालचालींवर एकवटलं होतं. एकाकी इतके दिवस आपण काहीतरी विसरून गेलो होतो याची अस्पष्ट जाणीव झाली. मी एकदम निश्चल उभी रही. जो हेलन केलर थी वो एकदम खड़ी रह गई. जो टीचर उसको बता रही थी, उसको जो फीलिंग करा रही थी, उस पर ही उसका ध्यान था. इतने दिवस आपण काहीतरी विसरून गेलो. उसको लग रहा था अरे इतने दिन मैंने कुछ किया ही नहीं, ऐसे लग रहा है मैं सारा भूल गई हूँ. वो उसको पता चलने लगा. गमावलेली स्मृती परत येण्यातला थरारा मी अनुभवला. उसको पता चला कि अरे मैं इतने दिन से कुछ भूल गई थी. वॉटर, वाव वाव आणि भाषेचं कोडं एकदम माझ्यासमोर जसं उलगडलाच. उसको पता चलता है अरे इतने दिन से मैं जो भूल गई थी आज वो वाटर उसको ध्यान आ गया. वाव वाव मतलब थोड़े से वो उच्चार भी करने लगी. भाषेचा कोडं कोडं मतलब पजल. अभी उसको पता चल गया कि ये जो पजल है वो पजल सारी उसको समझ में आने लगी. उलगडच मतलब समझ में आया. म्हणजे आपल्या हातावरून थंडगार नाचत उसळत काहीतरी जातं ते. त्या एका जिवंत चैतन्यमय शब्दांना माझा आत्म्याला जशी जाग आणली. वो सारा पानी की जो फीलिंग थी उसके मन में और खुशी होने लगी और उसको पढ़ने के लिए लालसा होने लगी, जिज्ञासा होने लगी. प्रकाश आशा आनंदाची उधळण केली. तब उसको एक लगा जीवन में कि मैं कुछ कर सकती हूँ. जो नफरत कर रही थी पढ़ने के लिए उससे वो मुक्त हो गई. अजूनही तसे ह्या वाटेत बड़ेच अडथळे होते. आगे आगे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे पढ़ते समय आने वाली है, वो उसको पता चल गया. लेकिन वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी वो भी उसको एक आशा थी. पासून मी परतले तेव्हा मन नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी आतुर झालं होतं. आता प्रत्येक गोष्टीला नाव होतं आणि नावानावातून उमलत होता एक एक नवा विचार. घरात आल्यावर मी स्पर्श करायची. ती प्रत्येक वस्तू जशी स्पर्शागणित चैतन्यानं थरथरायची. उसको पता लगने लगा कि हर एक चीज़ का नाम होता है. हर एक में उसके नए थॉट आते थे. नए थॉट क्यों आते थे? जिसको स्पर्श करती थी. जैसे उसने बावली को स्पर्श किया तो बावली उसको एक स्ट्रॉन्ग कड़क लगने लगी. फ्लावर को उसने टच किया था तो फ्लावर कैसे सॉफ्ट लग रहा था. उसने वाटर को स्पर्श किया था तो पानी को स्पर्श किया तो उसको कैसा फील हुआ. तो मतलब उसको पता चलने लगा कि अलग अलग स्पर्श होते हैं, अलग अलग वस्तु होती है. तो ये स्पर्श गणित उसके मन में जैसे पता चलता है वो एकदम नाचने लगी. वो एक्साइट होने लगी, थरथरायची. मला जशी एक वेगळीच नवीन दृष्टी मिळाली होती. आता त्या दृष्टीतून मी सगळं पाहत होते. दारापाशी आल्यावर मला मी मोडलेल्या बाहुलीची आठवण आली. क्या कहती है अभी उसको नया सीखने के लिए बहुत वो उत्साहित हो. जैसे वो वीरी से अपने घर वापस आती है तभी दरवाजे पर उसने देखा कि जो बाउली मैंने तोड़कर जो रख दी थी वो बाउली कहाँ पर है. उस बाउली की उसको याद आई. परत शेकोटीजवळ लौटलेले बाहुलीचे तुकडे मी घोड़ा करून उचलले. उसकी जो टीचर ने शेकोटी के पास में बाहुली के टुकड़े रख दिए थे वो दौड़कर वहाँ जाकर उस टुकड़ों को लेने लगी. तुकडे जोडून पाहत पुन्हा त्याची बाहुली करण्याचा मी कशोशीश प्रयत्न करत राहिले. जैसे उसने बाहुली को तोड़ा था वैसे वापस वो जोड़ने का प्रयत्न करने लगी. आता माझे हातून घडलेल्या चुकीची जाणीव होऊन माझे डोळे भरून आले. पहिल्यांदाच मला खऱ्या अर्थानं पश्चाताप झालं. फार वाईट वाटलं. उसको बहुत दुःख हुआ कि मैंने उस बाउली के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे जबकि बाई मुझे सिखा रहे थे. अभी उसको बहुत अंदर से बुरा लग रहा है. उसको पश्चाताप होने लगा. त्या दिवशी मी खूप नवे शब्द शिकून घेतले. ते सगळेच काही नेमके कोणते आता आठवत नाही. पण त्या शब्दांत आई, बाबा, बहीण, भाई हे शब्द होते एवढं निश्चित. उसको पता नहीं कि मैंने कौन से शब्द सीखे हैं लेकिन थोड़े बहुत उसको याद है. बाबा, आई, बहन, बाई मतलब टीचर, बहन मतलब बहन, बाबा मतलब पापा और आई मतलब मॉम. तो ये सारे शब्द उसको पता है. हाँ ये मैंने सीखे और भी सीखे हैं लेकिन अभी उसको याद नहीं है. आयुष्यात नव्यानं आलेल्या या शब्दांनी माझ्या भावविश्वात पालवी फुटली. ये जो सारे शब्द आए थे उन शब्द की वजह से उसको लगा कि मैं जीवन में और कुछ अच्छा सीख सकती हूँ.
तो दिवस माझ्या दृष्टीनं फार नाटमय होता. रात्र मी माझ्या चिमुकल्या पलंगावर झोपली. को वो अपना चिमुकल्या मतलब छोटा सा पलंग पर वो सो गई क्योंकि वो खुद भी छोटी थी. तेव्हा माझ्या इतका दूसरा आनंदी जीव कुठे सापडणार. तभी उसको सोते सोते मन में ऐसे लग रहा है कि अरे मैं जितनी खुश हूँ ऐसा इस जगत में और कोई खुश हो ही नहीं सकता है. दिवसभराच्या आनंददायी आठवणी पुन्हा पुन्हा मी आठवत राहिले. जो दिन में घटनाएं हुई थी वो सारी घटनाओं को याद कर करके वो खुश हो रही थी. आयुष्यात पहिल्यांदाच मला उद्या कधी उगवतोय याची उत्कंठा लागून राहिली होती. उसको लग रहा था कि पहले फर्स्ट टाइम लाइफ में उसको लग रहा था अरे कब टुमारो आएगा, कब दूसरा दिन आएगा और कब मैं वापस नई नई चीज़ें सीखूंगी. तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है. हमने इस लेसन से क्या सीखा. जो हेलन केलर थी उसको वो देख भी नहीं सकती थी, वो सुन भी नहीं सकती थी और बोल भी नहीं सकती थी. मतलब वो ब्लाइंड थी, डम थी और डेफ थी. फिर भी उसने जीवन में कुछ हासिल कर लिया. कैसे हासिल किया. उसके आत्मविश्वास के साथ, उसकी मेहनत के साथ, उसकी लगन के साथ. तो हमें ये लेसन क्या समझाना चाहता है. ये लेसन द्वारा हमें क्या समझना होगा कि हमारे पास जो है, हम जैसे हैं वैसे ही हम आगे बढ़ें तो ज़्यादा हम जीवन में कुछ पा सकते हैं. ठीक है. थैंक यू. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.